नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। मेडिसिन जब पेशेंट की चल जाती हैं तो उसके बाद दवाई से संबंधित उसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये वीडियो उसके लिए है। तो होता क्या है दोस्तों कि कई बार जब आप दवाई लेके जाते हो तो हमने एक किसी खास वीडियो में आपको बताया था कि तेज़ दुर्गंध की चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो ऐसे ही दवाइयों को भी तेज़ जो दुर्गंध की चीज़ें हैं या तेज़ आपका सेंट परफ्यूम है या तेज़ जहाँ से भी गंध ज़्यादा आती है, कई लोग जो कपूर रखते हैं अपने अलमारी के अंदर, तो उस जगह पे अपनी दवाई ना रखें, ना ही धूप में रखें। वैसे इसको ज़रूरी नहीं कि आप फ्रिज में रखेंगे, किसी भी नॉर्मल गर्मी का जो कमरा है उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। धूप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, धूप में दवाई को ना रखें, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपको डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, छाया के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। अगली बात यह है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दवाई लेने के बाद क्या होता है कि आपके शरीर की जो बीमारी पहले से दबी हुई है, हमारी दवाई, ध्यान रखना दोस्तों, हमारी दवाई नई कोई बीमारी आपके अंदर क्रिएट नहीं करती। नई बीमारियां आपके अंदर दवाई नहीं बना सकती। कई लोग कह देते कि जी आपकी दवाई लेने के बाद मुझे ये हो गया। हमारी दवाई से आपके शरीर के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपने सुना भी होगा कि देसी दवाई शरीर को नहीं खराब करती, पर आपके शरीर के अंदर जो दबी हुई बीमारियाँ हैं जिनके कारण आप बीमार रहे हो लंबे समय तक, या पहले जैसे बचपन में आपको कोई दिक्कत आई थी, आपने उसको दबा लिया, तो वो जो दबी हुई बीमारियां शरीर के अंदर बचा हुआ डंगा है वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देता है। यानी आपको अगर खांसी दबी हुई तो खांसी कुछ दिन आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि आएगी। बुखार आ सकता है, जुखाम आ सकता है। तो उन चीज़ों की हम कंडीशन आपको बता देते हैं कि कैसे हमें पता लगेगा कि ये दवाई के कारण निकली हुई बीमारी है या वैसे ही ठंड के कारण या किसी और चीज़ के कारण आपको ये दिक्कत आई हुई है। तो मोस्टली लोगों में दोस्तों आता है बुखार। बुखार अगर आपका 103.5 से नीचे है, यानी हल्का सा बुखार है, बेशक से उसमें आपको थोड़ा बहुत शरीर में दर्द हो रहा हो, यानी जो बुखार आपको 103.5 से नीचे है, तो इसका मतलब आपने पहले कभी दबाया था और ये जगह छोड़ रहा है, आप बीमारी को बाहर निकाल रहा है। तो इसके लिए आपने ध्यान रखना दोस्तों। एक गड़बड़ और करते हैं पेशेंट कि जी मैंने तो दवाई ले ली। क्यों ले ली भाई अंग्रेजी दवाई? क्योंकि जी मुझे तो बुखार बहुत ज़्यादा था। मैं कैसे ज़्यादा था, कैसे पता चला? जी गर्म हो रखा था मेरा बच्चा, या मैं खुद गर्म हो रखा था, या मेरा सिर ज़्यादा गर्म हो रखा था, मुझे लगा बहुत तेज़ है। ऐसे नहीं नापना। थर्मामीटर 50 रुपये का आएगा, उसको घर पे लेके आओ और जीभ के नीचे डाल के उसको थर्मामीटर को, फिर आपको पता लगे कि एक्चुअल बुखार कितना है। गर्म ठंडा देख के नहीं कोई भी दवाई लेनी। 103.5 से अगर आपका नीचे बुखार है तो आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी। यानी हमारी जो दवाई जैसे चल रही हैं वैसे की वैसे लेते जाओ। 103.5 से ज़्यादा आपका बुखार आ जाए तो आपको क्या करना है कि उस टाइम पे बुखार को उतारना नहीं है, थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे कोई बड़ा इंसान है तो वह आधी गोली पैरास्टामोल या जो भी आप बुखार की पहले से लेते आ रहे हो ले लेनी है एक बार। छोटा बच्चा है तो उसकी और कम डोज उसकी उम्र के वेट के हिसाब से दे देनी है। पर अगले दिन आपको दोबारा कोई डोज नहीं लेनी। जैसे रात को आ जाए तो आप, जैसे सुबह आ गए तो आप उस टाइम पे, क्योंकि हम तो क्लिनिक का टाइम में आते हैं, वैसे तो ना तो आपका फ़ोन उठाएंगे जो क्लिनिक के टाइम से अलग है, और ना ही मैं आपकी कोई इस प्रकार सहायता कर सकता, क्योंकि मैं ओपीडी करता हूँ, आईपीडी नहीं करता। ओपीडी का मतलब है कि एक क्लिनिक पे हम अपना पेशेंट देखते हैं, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं, एडमिट नहीं करते पेशेंट्स को। तो उस टाइम पे क्या करना है कि आप 103.5 से ऊपर के बुखार में एक बार गोली दे सकते हो। उसके बाद आपको अगले दिन हमारे पास आ जाना है, हम अपनी दवाई से उस बीमारी को ठीक करेंगे। ये थी बुखार की कंडीशन दोस्तों। अब बात आती जुखाम की। जुखाम चाहे कितना ही हो, कोई दवाई नहीं ले सकते आप, कितना ही भी खराब जुखाम हो। अब बात आती सिर दर्द की। भाई सिर दर्द पहले से चलता रहा था या किसी भी कारण से हो गया, तो आपको क्या करना है, सिर दर्द ये देखना कि असहनीय है या सहनीय है, टॉलरेबल है या इनटॉलरेबल है, सहन कर सकते हो कि नहीं सहन कर सकते। दो ही बात होती है किसी भी बीमारी की। अब ये भी नहीं है कि आपको सहन हो रहा है और आपने उसको बहुत बड़ा दिमाग में बना लिया कि भाई नहीं हुआ सहन इसलिए ले ली। हमारी दवाइयाँ अगर अंग्रेजी दवाई बीच में लेनी पड़ गई तो आपको उतना काम नहीं अच्छा कर पाएंगी। तो इसलिए जब तक संभव है कोशिश करें कि अंग्रेजी दवाई या बाहरी सहायता ना लें। हाँ, बुखार के एक पॉइंट मैं भूल गया था कि बुखार में अगर आपको ठंडी गर्म पट्टी रखनी है तो रख सकते हो,
पर एक चीज़ दिमाग में याद रखने की, अगर पहले किसी को ठंड लग रही है, ठंडी पट्टी आप बुखार में रख रहे हो तो गलत है। किसी को गर्मी लग रही है तो आप रख दो थोड़ी वो ठंडी पट्टी। तो सिर दर्द की मैंने आपको बताई है कि ऐसा नहीं है, सहन नहीं होता तो आप उस टाइम पे आधी गोली ले लो, फिर भी अगले दिन 1-2 दिन थोड़ा बहुत वेट करो, फिर भी नहीं होता तो हम अपनी दवाई से सिर दर्द आपका ठीक करेंगे। बीच में आप दवाई लेने के लिए आ सकते हो, पर फ़ोन करके आना। अब आती है जुकाम की, मैंने आपको बता दी। दस्त अगर आपको 10 से 15 बार तक एक दिन में आ जाते हैं, क्योंकि ये सारी बीमारी बुखार जुकाम दस्त लंबी नहीं चलेंगी, आपको 2-4 दिन में चली जाएंगी। तो 2-4 दिन तो कम से कम दोस्तों आपको वेट करना चाहिए। जो सहन करने की है तो उसको मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो सहन करना चाहिए। दस्त अगर 10-15 दस्त तक आ जाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। 2-4 दिन 5 दिन आ जाएं तो शरीर का डंगा साफ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पेट के नीचे के हिस्से को शरीर को साफ करना है तो दस्तों से करेगा, ऊपर के हिस्से को करना तो उल्टी आज आ सकती हैं, 8-10 उल्टी आ सकती हैं, 20 उल्टी भी आ जाती हैं। पर आपको इतना ध्यान रखना कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो WHORS का एक घोल आता है, 5-7 रुपये का आता है, मार्केट से आप ले लेना। उसको आप 1 बार 2 बार दिन में घोल के पी लो, ज़्यादा भी मत पियो। ग्लूकोन-डी के पीछे ज़्यादा मत पड़ो। हाँ 2-3 दिन हो गया आपको उल्टी दस्त हो गई तो आप ग्लूकोन-डी थोड़ा सा ले सकते हो 1-2 बार। यानी ग्लूकोन-डी क्या होता है कि आप जो अंग्रेजी दवाई के पास जाके ग्लूकोज लगवाते हो वही काम करता है ये। अब बात आती है दस्तों की, मैंने बता दिया। नहीं कोई भी चीज़ एक्सट्रीम हो ना, जब लगे कि भैया तो बहुत ज़्यादा है तो आप दवाई की सहायता ले सकते हो। अब कई लोग खुजली के लिए कहते हैं जी मैं तो पहाड़ लिया, बस नींद में परेशान हो गया, नींद नहीं आ रही खुजली की वजह से। भाई आज तक आपने खुजली के मरीज को कभी ऐसा देखा है कि उसको आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ गया? यानी खुजली एक इमरजेंसी रोग नहीं है, परेशान बेशक करता हो। तो परेशान होने वाले रोगों को आपने बहुत बड़ी बीमारी नहीं मानना। और ये बीमारियां तो अपनी जगह छोड़ देंगी और थोड़े से दिन रहेंगी और चली जाएंगी, चली गारंटी के साथ जाएंगी। तो मैंने आपको बुखार जुकाम खुजली दस्त का बता दिया। अब पेट दर्द की बात आती है। पेट दर्द अगर सहन होने का है दोस्तों तो करो, अगर सहन नहीं होता तो उस टाइम पे आप अंग्रेजी जो आसपास के डॉक्टर हैं या अंग्रेजी कोई दवाई आप जो फर्स्ट एड किट के तौर पे घर पे रखे हुए हो तो आप ले सकते हो, अगले दिन फिर आप आ जाना। अब बात आता है कि फूड पॉइजनिंग के कारण हल्का सा पेट दर्द हो जाता है, उल्टियाँ पड़ जाती है, जैसे कोई गलत बाहर की चीज़ खा ली बीच में, भाई शादी ब्याह में आप गए गलती से खाया गया, तो उसको सहन करो, 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। और हमारी दवाई आप जैसे अंग्रेजी दवाई कोई लेनी पड़ेगी गलती से तो उसके साथ चल जाएगी। हमारी दवाई का और अंग्रेजी दवाई एक साथ चलने का कोई साइड इफेक्ट रिएक्शन नहीं है। आपको लगे भाई ये भी मैंने खाई थी ऊपर बेशक खा लो, कोई उसकी तकलीफ नहीं है। हमारी दवाई से किसी दवाई के साथ साइड इफेक्ट रिएक्शन नहीं होता। और हमारी दवाई का मैंने आपको बता दिया कि कोई नई बीमारी क्रिएट नहीं कर सकती, जो आपको पहले से दबी हुई हैं उसको अपनी जगह छोड़ने पे बेशक से थोड़ा बहुत मजबूर कर दे। और कई बार कुछ भी नहीं आता, मरीज डायरेक्ट ठीक हो जाता है। अब बात आती है कि छोटी मोटी कई बार जैसे किसी को कुत्ता ने काट लिया या टेटनस मतलब कोई चोट लोहा लग गया, मिट्टी लगी चोट के ऊपर, तो वैक्सीनेशन हमारी दवाई के बीच में ली जा सकती हैं। बच्चों को कोई दिक्कत, जैसे वैक्सीनेशन पहले से चलता आ रहा था तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन उसने हमारी दवाई के बीच में ले लिया तो उसकी कोई आपत्ति नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा, वैक्सीनेशन लेने के बाद कई बार बुखार आ जाता है लोगों को, तो उस बुखार की गोली मत लेना, आप बुखार का कोई इलाज मत लेना, वैक्सीनेशन लगवा लिया कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि जैसे खेलते हुए चोट वोट लग जाए तो बाहर से सुपरफिशियल जैसे हम पट्टी करवा लेते हैं, कोई दवाई बेटाडीन की क्रीम लगा लेते हैं, उसकी कोई आपत्ति नहीं है। अंदर एंटीबायोटिक मत खाना, क्योंकि वो काम हमारी दवाई पहले ही कर रही है, एंटीबायोटिक से ज़्यादा अच्छा काम आपके साथ पहले ही हुआ है। तो अंदर गोली बहुत ज़्यादा पेन है तो बेशक ले लो एक आधी गोली। अब RCT की भी बात आती है, दांतों में कोई दिक्कत आ गई, दांतों में पेन आ गया, तो वहीं उसके अंदर आपको यही देखना है कि भाई दांतों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो एक बार आधी गोली ले लो और अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा लो, 1-2 दिन ले सकते हो एमरजेंसी है तो। और जब सहन कर सकते हो तो सहन करना चाहिए। अब बात आती है आँखों में किसी को एलर्जी आ गई, उसके दौरान बीच में भाई थोड़ा बहुत जुकाम हो गया, कानों में खुजली होगी, उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, पता नहीं उनको जैसे क्या हो गया। ऐसे परेशान नहीं होना, ये आएंगी बीमारी आई फ्लू जैसी और चली जाएंगी, चली जरूर जाएंगी, जब मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि कई बार इंसान है ना थोड़ा सा हमारी दवाई लेने के दौरान ये सोचता है कि भाई ये दिक्कत आ गई, इसकी बीच में तो मैं 2-3 दिन अंग्रेजी दवाई ले लूँ, फलानी दवाई ले लूँ, और उनको हमारी दवाई को छोड़कर अपना दिमाग लगा लेते हैं और दूसरी दवाइयों लेके फिर सोचेंगे हाँ अब मैं दोबारा से शुरू कर लूँ। भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी दवाई का असर लंबे समय तक रहता है, पहली बात तो ये है।
और हमारी दवाई में हम बताते क्या कि अड़ंगे को निकलने दो और आपने उसको दबा लिया, तो फिर फ़ायदा क्या मिला? आपके दिन वेस्ट हो जाएंगे। फिर आप हमारे पीछे पड़ोगे कि जी हमें तो 2 साल हो गए दवाई लेते, 1.5 साल हो गया, रिजल्ट नहीं आया। अगर आप बीमारी को निकलने ही नहीं दोगे तो फिर ठीक कैसे होगी? जो जड़ है वो तो अंदर बैठा रखी है शरीर के अंदर। तो इसलिए हमारे इलाज के दौरान बिना इमरजेंसी बीच में उसको ना रोक के लगातार लेते रहें, तब उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब बात आती है कि जो परहेज बताए गए हैं उसको पूरा नहीं करना। जैसे मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, वो वीडियो में क्या बता रखी कि एक्सरसाइज सारी चीज़ों का जिक्र कर रखा है, उसको पूरी को आप देखोगे 40-45 मिनट की वीडियो है। 1000 वीडियो में जो ज्ञान नहीं मिलेगा वो आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो उस परहेज को ढंग से करना नहीं, टाइम का खाना पीना जो मैंने उसके अंदर बता रखा है। और मरीज़ ये जरूर सोचेगा कि भाई डॉक्टर मेरा 100% इलाज कर दे। कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी दोस्तों, अगर मरीज़ ध्यान नहीं रखेगा कि वो 100% आपको ठीक कर दे। 100% ठीक आपको 50% खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दवाई सिर्फ 50-60% सारा लगा सकती हैं। अब कुछ व्यवहारिक गलतियाँ भी पेशेंट करते हैं। जैसे क्या करते हैं कि हम जो कार्ड आपको देते हैं वो कार्ड साथ अगली बार नहीं लेके आते। उनको सोचता है कि डॉक्टर ने लिख लिया था, उस कार्ड के बिना हमें इसके अंदर नहीं मिलेगा। और अगर हमारा टाइम आप वेस्ट ऐसे करते हो, कहते हो कि जी मैं फलाने दिन आया था, दकड़े दिन आया था, तो आपका अलग से चार्ज लेंगे। कार्ड लिया वो कोई चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि पूछताछ की एक बार फीस लेते हैं, बार बार हम नहीं लेते। चाहे 2 साल इलाज चलो किसी का, चाहे वो 10 साल के बाद भी अगर कार्ड लेके आएगा तो पूछताछ की फीस हम लेते ही नहीं। हम दूसरे लुटेरे डॉक्टरों की तरह नहीं है। पर अगर आप हमारा टाइम वेस्ट करोगे, टाइम की कीमत है, तो कार्ड को साथ लेके आए तो आप हमें भी परेशानी नहीं होगी, आपको भी परेशानी नहीं होगी। अब कई बार क्या होता है कि कोई पुराना पेशेंट चला हुआ है, नए पेशेंट को अपने साथ ले आता है। भाई हम नए पेशेंट को अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट दे के, समय दे के देखते हैं, उसको अपने साथ ऐसे मत लेके आओ। अगर साथ लेके आ रहे हो तो उसके लिए पूछ लो कि आपके साथ कोई नया मरीज आएगा, आपके लिए पूछते हो, उसके लिए पूछने में क्या तकलीफ है? क्योंकि उसको फिर वेट करनी पड़ेगी। आपको तो हम आते ही देख देंगे जो आपको टाइम दिया, उसके लिए तो हमें नया टाइम देना पड़ता है। तो अब बात आती है कि कई बार मरीज होता है कि मेरी तो पहले से दवाई चल रही है, इधर से मैं निकल रहा था और अपनी दवाई साथ में, मतलब डॉक्टर से भी अपनी दवाई ले जाऊं। भाई हर बार फ़ोन करके टाइम लेके आना चाहिए, ये नहीं है, क्योंकि कई बार टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। आके फिर पेशेंट तगाजा करते हैं कि जी अभी दो, मेरी तो पहले से चल रही है, 2 मिनट लगनी है। भाई जिसको हमने पहले बैठा रखा है, जिसको हमने पहले टाइम दे रखा है, उसको हम भगा दें। जिसको टाइम दे रखा है उसको तो पहले देखनी पड़ेगी, चाहे आपकी 2 मिनट लगो चाहे 10 मिनट लगो। और 2 मिनट में आप दवाई लेके क्यों जाओ, ढंग से दिखाओ, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 10 मिनट लगे। तो आने के बाद शांति से बैठ, अगर आप टाइम लेके आए हुए हो तो आपको लगभग आधे घंटे के अंदर देख लिया जाएगा। मतलब एकदम भागम भाग नहीं आए, तसल्ली से आए और अपने और कामों को पहले ही निपटा के आए। अब बात करी जाती है वही कि हर बीमारी को इमरजेंसी मानना। कई लोगों के दिमाग में वहम हो जाता है, खुजली होगी, फलानी चीज़ होगी, तो उसको हमारे रिश्तेदार ये बोले, कह रहे हैं जी, माता पिता ये कह रहे हैं, भाई बहन कह रहे हैं कि दूसरे डॉक्टर को दिखा ले, ये नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। तो भाई वहम का इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज पूरा है। और वहम का इलाज कोई कर भी नहीं सकता। अपने ज़िंदगी में पहले भी खूब करवा के देख लिया। कई लोग रिपोर्ट से डर जाते हैं। भाई जो बीमारी आपके अंदर, शरीर के अंदर दबी हुई है, तो कई बार वो रिपोर्ट में नहीं आती। यानी आप हमारे पास आओगे तो हो सकता है कि आपको रिपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो, जैसे टाइफाइड वगैरह ना हो। और हम जब दवाई देते रहो, शरीर के अंदर से बीमारी अपनी जगह छोड़ देगी, तो 2-4-5 दिन टाइफाइड वगैरह, RBC WBC ऊपर नीचे सभी की हो जाती हैं। उसके बाद वो ठीक पक्का हो जाएंगी। तो ये ना घबराएं, रिपोर्ट में यह आ गया, पड़ोसी ने ये कह दिया, रिश्तेदार ने ये कह दिया, इन चीज़ों से नहीं घबराओ। और वहम का कोई इलाज नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। आपके दिमाग में अगर ज़्यादा वहम बढ़ने की बीमारी, तो हमारी दवाई के साथ एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से आप साथ साथ में बीच में पूछते रहा करो। हम इतनी बातें नहीं बता सकते। अब बात होती है कि डाइट क्या लें। डाइट का बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कब खाए, नमक खाए, मीठा खाए, क्या खाए। आपको एक फ्री का फार्मूला बता देता हूँ, और ऐसा फार्मूला है जो 1 लाख रुपए में भी आपको डाइटिशियन नहीं बताएगा। आपको क्या करना है कि आपके आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपके आसपास के CHC PHC यानी डिस्पेंसरी होती हैं, जैसे अंग्रेजी दवाइयों के प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं, ऐसे ही होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के भी होते हैं। पर आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी पोस्ट बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना है, और 2-4 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाएगा, हर गांव में लगभग है, शहरों में तो है ही।
तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे जाओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, और कहीं नहीं, पर्ची कटवाओ, 5-7 रुपये की पर्ची कटेगी बस, और जाके ये बोलो कि जी हमारी दवाई चल रही है, और हमने बस आपसे ये सलाह लेनी है कि मैं क्या खाऊं, कब खाऊं, किस मौसम में कितना खाऊं, क्या कौन सा तेल कब खाना है, तिल का तेल है जैसे सरसों का तेल है, और किस मौसम में कौन सा अनाज खाना। उससे आप आयुर्वेदिक अपनी डाइट बनवा लो। वो आधा घंटा आपसे पूछताछ करेगा, यानी आपकी प्रकृति का ज्ञान करेगा पहले पूछ के, अगर आपकी जैसे वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति का खाना ये है, फलाने का खाना ये है, उससे आप अपना, यानी हमारी दवाइयों के साथ क्या करना है कि आयुर्वेदिक डाइट चार्ट बनवा लो आप अपना। 1-2 बार जाना पड़ेगा, बार बार जाना नहीं पड़ेगा, 2-3 महीने का एक साथ बना के दे देगा आपको। हो सकता है आपके उसके पास, डॉक्टर के पास अगर बढ़िया टाइम है उस टाइम पे, तो 1 साल का पूरा बता देगा ऋतु के अनुसार किस ऋतु में कौन सा खाना खाना चाहिए। तो वो डाइट चार्ट आप फॉलो करो अपनी मर्जी से, नहीं यूट्यूब पे देख के नहीं। कई लोग शेक पी रहे हैं दवाई लेने के साथ, किसी भी फ्रूट का और दूध का कोई मिक्स होता ही नहीं। शेक नहीं पीना होता दवाइयों के साथ, दवाइयों के साथ नहीं, वैसे भी नहीं पीना होता, नुकसान करेगा शेक। हाँ, दूध अलग पी लो आप, केला अलग ले लो, घंटा 1-1.5 घंटे का गैप करके, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। और एक दिक्कत और पेशेंट करते हैं कि अपनी दवाई के लिए उनकी जैसे दवाई चल रही है, किसी और को भेज देंगे, जा भाई मेरी दवाई लिया। वो जो आपके लिए दवाई लेने आया है वो तगाजा करने लग जाएगा, उसको तो यहाँ के रूल पता नहीं कि फ़ोन करके आना होता। तो भाई अगर किसी और को भी भेजते हो तो उसको आप ये, या तो उसको कहो या फिर आप खुद फ़ोन करो, जी फलाना इंसान मेरे लिए दवाई लेने आएगा, क्या टाइम है। तो फिर मैं क्या करूँगा कि आपको पहले फ़ोन पे आपकी कुछ बातें पूछूंगा। आपको ये मत सोचा करो भी आराम हो रहा है वहीं दवाई लिया, ऐसे नहीं। 2-4 बातें हमें क्या पता बाद में भी पूछनी पड़ जाएँ। तो फ़ोन पे पहले अपनी बात बताओ, आपको टाइम देंगे हम, भाई इस टाइम पे आप दोबारा फ़ोन कर लेना, आपकी बातें पूछेंगे और दवाई बना के रख लेंगे। और आपके जो जानकार दोस्त हैं उनको आप बता देना कि भाई फलाने टाइम पे आप जाके दवाई ले आओ, यानी उसके लिए भी पूछो। और आपकी जैसे कई क्वेश्चन हैं, और अगर फिर भी आपके दिमाग में दोस्तों कोई क्वेश्चन रहता है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि दवाइयाँ लेने के बाद भी क्या क्या मरीज गलतियाँ करते, खाने पीने को लेके है वो सारी वीडियो। तो उसको पूरी ध्यान देखो, ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कुछ हमसे दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।